बलदेवपुर गांव इंद्रनगरी के पूर्वी हिस्से में बसा एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, खपरेल की छतें और खेतों की हरियाली ही यहाँ की पहचान थी। यहीं एक कोने में रहता था बलदेव, उसकी पत्नी शांति और उनके 2 बच्चे रानी और छोटू। यही उसका छोटा सा परिवार था। बलदेवपुर गांव खुशहाल तो था, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही स्वार्थी और कंजूस थे। गांव का कोई भी व्यक्ति किसी की मदद नहीं करता था। पिताजी, मैं आपको कितने दिनों से हरी चाचा की गरम गरम जलेबी लाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं मानते। अब मैं आपसे नाराज हूँ और आपसे बात नहीं करूँगी। अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं जब भी बाजार जाता हूँ जलेबी लाना भूल जाता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए जलेबी जरूर लाऊंगा। अब तो मुस्कुरा दो। नहीं पिताजी, आपने पिछली बार भी ऐसा ही कहा था और आप बाजार से बिना जलेबी के ही लौट आए थे। नहीं नहीं बेटा, इस बार मेरा पक्का वादा है कि मैं तुम्हारे लिए जलेबी जरूर लाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और पिताजी, मेरे लिए आप बुढ़िया के बाल लेकर आएंगे, मुझे वो बहुत पसंद है। अरे सुनिए, घर में आटा चावल सब खत्म हो चुका है। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? आप बाजार तो जा ही रहे हैं, वहाँ से राशन का सामान भी ले आइए, वरना आज खाना नहीं बन पाएगा। अरे शांति, मैं तो राशन का सामान कब का ले आता, लेकिन सेठ मंगल दास ने अभी तक मेरी मजदूरी के पैसे नहीं दिए। 3 महीने हो गए, लेकिन वो पैसे देने का नाम ही नहीं लेता। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ कोई न कोई बहाना बना देता है। तो ऐसा कब तक चलेगा? आज आप उसके पास जाएं और पैसे मांगे। वो सेठ बहुत कंजूस है, जब तक आप बार बार अपने पैसे नहीं मांगेंगे वो नहीं देगा। हाँ, मैं जानता हूँ शांति, मैं कई बार उसकी हवेली जा चुका हूँ, लेकिन वो पैसे देने से मना करता रहता है। इस बार उसने 22 तारीख को आने को कहा था। अरे तो अब मुहूर्त क्या देख रहे हैं? आज तो 22 तारीख है। आप भी एकदम भुलक्कड़ हैं। जल्दी जाएं और पैसे लेकर आएं। अरे मैं तो भूल ही गया था कि आज 22 तारीख है। मैं अभी जाता हूँ और सेठ से अपने पैसे लेकर आता हूँ। तुम बच्चों का ध्यान रखना। फिर बलदेव सेठ की हवेली की ओर अपने पैसे लेने के लिए निकल जाता है। अरे बलदेव भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी से? कोई गंभीर समस्या है क्या? क्या बताऊं भाई, सेठ मंगल दास ने 3 महीने से मेरी मजदूरी नहीं दी। जब भी मैं पैसे मांगने जाता हूँ कोई न कोई बहाना बना देता है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। सेठ मंगल दास बहुत कंजूस और खराब इंसान है। उसने मेरी मजदूरी के पैसे भी अभी तक नहीं दिए। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें आज पैसे मिल जाएं। लेकिन आज मैं पैसे लेकर ही लौटूंगा। और रमेश भाई, तुम्हारा मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कैसा चल रहा है? कुछ कमाई हो रही है या नहीं? हाँ भाई, कमाई तो अच्छी हो रही है, बस मेहनत थोड़ी ज्यादा है। लेकिन परिवार का पेट भरना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। फिर बलदेव सेठ की हवेली की ओर अपने पैसे लेने के लिए निकल जाता है। बलदेव सेठ की हवेली पहुंच जाता है। अरे बलदेव, आज हमारी हवेली में कैसे आना हुआ? आज तो कोई काम नहीं है, कभी और आना। सेठ जी, मैं काम करने नहीं बल्कि अपनी 3 महीने की मजदूरी के पैसे लेने आया हूँ। मेरे पास अब बिल्कुल पैसे नहीं है और मेरे बच्चे भूखे हैं। कृपया मेरे पैसे दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे बच्चे भूखे हैं तो क्या मुझसे पूछकर तुमने बच्चे पैदा किए थे? अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ दिन बाद आ जाना। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मुझे घर के लिए राशन लेना है, वरना आज मेरा परिवार भूखा सोएगा। बलदेव, ये बहाने किसी और को देना। मैंने ऐसे बहाने बहुत सुने हैं। कुछ दिन बाद आना, तब मैं तेरे पैसे दूंगा। बुरा मत मानना मंगलदास, लेकिन तुमने अपने नौकरों को बहुत सिर चढ़ा रखा है। अगर मेरा नौकर ऐसा बोलता तो मैं अब तक उसकी पिटाई कर चुका होता। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? इतना बोलकर मंगलदास बलदेव को मारने लगता है। ले, अब मिल गए तेरे पैसे। जब मैं अच्छे से बोल रहा था तब तुझे समझ नहीं आया। सेठ जी, गरीबों पर इतना जुल्म आपको एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। ये मेरी बद्दुआ है। अब चल भाग यहाँ से। मैंने बहुत से बद्दुआ देने वाले देखे हैं, लेकिन आज तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। जल्दी भाग, वरना मेरा दिमाग खराब हो गया तो फिर से तेरी पिटाई करूं। उदास होकर बलदेव अपने घर की ओर निकल जाता है।
ये क्या हो गया जी? आपके शरीर पर ये चोट के निशान कैसे आए? फिर बलदेव सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उस सेठ को कीड़े पड़े जो गरीबों की पसीने की कमाई को भी अपनी तिजोरी में बंद रखता है। अब जो हो गया उसे छोड़िए, ये सोचिए कि हम राशन का सामान कैसे लाएंगे, क्योंकि अब सेठ से पैसे मिलने से रहे और आपने बताया था कि घर में कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो और आराम करो। मैंने गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए थे, मैं उसे तोड़ देती हूँ, फिर आप उसी से राशन का सामान लेकर आइए। लेकिन शांति, उस गुल्लक में पैसे तो तुमने अपनी सोने की बालियां खरीदने के लिए जमा किए थे, उसे रहने दो, हम कोई और रास्ता देखते हैं। नहीं नहीं जी, सोने की बालियां तो बाद में भी आ सकती हैं, लेकिन अगर राशन नहीं होगा तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे, और वैसे भी पैसे अगर बुरे समय में काम ना आए तो उनका होना बेकार है। फिर शांति अपना गुल्लक तोड़ देती है और उसमें से निकले पैसे बलदेव को दे देती है। बलदेव बाजार जाकर राशन का सामान ले आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बरसात के दिन आ चुके थे। सभी गांव वाले बारिश का इंतजार कर रहे थे ताकि खेतों के सूखे चेहरों पर हरियाली लौट आए। शांति, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। अब समझ नहीं आ रहा कि आगे गुजारा कैसे होगा। मैंने कई जगह देखा लेकिन कहीं काम नहीं मिला। आप चिंता मत कीजिए, अभी घर में कुछ दिनों का राशन और थोड़े पैसे बचे हैं। आप बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तो बस ऊपर वाले पर ही भरोसा है। लेकिन शांति, मैंने सोचा है कि मैं कोई व्यापार शुरू करूं। तुम्हें याद है, रमेश को भी कोई काम नहीं मिल रहा था, फिर उसने मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू किया और उसकी कमाई बहुत अच्छी हो रही है, उसने मुझे बताया था। तो क्या आप भी मिट्टी के बर्तन बनाओगे? लेकिन आपको तो बर्तन बनाना आता ही नहीं, आप तो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, इसलिए कुछ ऐसा देखिए जिसमें आप निपुण हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। गांव में एक भी पानी पूरी का ठेला नहीं है, सारे लोग बगल के गांव में खाने जाते हैं। हाँ, आपका ये विचार तो बहुत अच्छा है। मुझे भी पानी पूरी बनानी नहीं आती, लेकिन पानी पूरी का ठेला महंगा होता है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं पुराना ठेला खरीद लाऊंगा, वो सस्ते में मिल जाएगा। भले ही वो थोड़ा टूटा फूटा हो, मैं उसकी मरम्मत कर दूंगा, फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फिर ठीक है, आप कल से ही पानी पूरी की दुकान शुरू कर दीजिए। अगले दिन बलदेव एक पुराना ठेला खरीद लाता है और उसकी मरम्मत करने लगता है। दूसरी ओर शांति पानी पूरी बनाने लगती है। सब कुछ तैयार करके बलदेव बाजार में पानी पूरी बेचने निकल पड़ता है। ताजा ताजा पानी पूरी खा लो। तभी एक आदमी बलदेव के पास आता है। जरा एक प्लेट गोलगप्पे तो देना, देखता हूँ तुम्हारे गोलगप्पों का स्वाद कैसा है। फिर बलदेव उसे गोलगप्पे देता है। आदमी गोलगप्पे खाना शुरू करता है, उसे वे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। इस तरह जो भी बलदेव के गोलगप्पे खाता वो तारीफ किए बिना रह नहीं पाता। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी और उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी। शांति, देखो, आज पूरे 350 रुपए की कमाई हुई। जो भी गोलगप्पे खा रहा था वो तारीफ किए बिना रह नहीं पा रहा था। तुमने सचमुच बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाए हैं। चलो अच्छा है, मैं बस ऊपर वाले से यही दुआ कर रही हूँ। इसी तरह बलदेव अपनी दुकान लगाता रहा और उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। 15 दिन इसी तरह बीत गए। फिर एक दिन सेठ मंगलदास अपने एक नौकर के साथ बलदेव के पास आता है। बलदेव, हमारे गांव में कुछ दिन बाद बाढ़ आने वाली है, इसलिए बाढ़ से बचने के लिए मैं शहर से जरूरी सामान लाऊंगा। इसीलिए मैं सभी गांव वालों से चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। सेठ जी, आपने यही बात पिछली बार भी कही थी, लेकिन तब तो कोई बाढ़ आई ही नहीं। ऊपर से आपने पहले दिए गए पैसे भी नहीं लौटाए और अब फिर से पैसे मांगने आ गए हैं। अरे बलदेव, प्यारी बातें भूल जा, लेकिन अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं सारे गांव वालों को बता दूंगा कि तूने गांव की मदद के लिए चंदा नहीं दिया। फिर गांव वाले तुझसे खुद पैसे निकलवा लेंगे। सेठ जी, आप मुझे गांव वालों की धमकी मत दीजिए। मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ गांव वालों की भलाई के लिए, वरना मुझे आप पर जरा भी भरोसा नहीं है।
ये बात सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबा लेता है। फिर बलदेव उसे 200 रुपए दे देता है। फिर पैसे लेकर सेठ और उसका नौकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सेठ अपने मुनीम के साथ खड़े होकर बात कर रहा होता है। तभी बलदेव और उसकी पत्नी वहां से गुजरते हैं। वे दोनों सेठ के पास जाते हैं। क्या बात है सेठ जी, आपने तो कहा था कि गांव में बाढ़ आने वाली है, लेकिन यहाँ तो एक बूंद बारिश भी नहीं गिरी। बस बारिश होने ही वाली है, कुछ दिन और है, फिर बारिश शुरू हो जाएगी। अच्छा, लेकिन आपने तो ये भी कहा था कि आप चंदा इकट्ठा करके शहर से सामान लाएंगे, लेकिन आपने तो कुछ भी इंतजाम नहीं किया। कहीं सारे पैसे आपकी जेब में तो नहीं चले गए? चुप कर जा बलदेव, 200 रुपए का चंदा देकर अपने आप को राजा समझ रहा है? किसी और ने मुझे ये सवाल नहीं पूछा। इतना सुनकर दोनों पति पत्नी वहां से चल देते हैं, लेकिन सेठ को बलदेव की बात बहुत बुरी लगती है। सेठ जी, एक बात बता दीजिए, क्या गांव में सचमुच बाढ़ आने वाली है या आपने सबको झूठ बोला है? अरे मुनीम जी, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि हमारे गांव में बाढ़ आने की संभावना है, लेकिन मुझे लगता है कि हर साल की तरह इस बार भी कोई बाढ़ नहीं आएगी। मैं हर बार बाढ़ के बहाने चंदा इकट्ठा कर लेता हूँ। अगर बाढ़ नहीं आई तो सारा पैसा मेरी जेब में चला जाएगा। वैसे भी हर साल यही होता है, लेकिन बाढ़ आज तक नहीं आई। वाह सेठ जी, क्या बात है। आपके दिमाग को तो मानना पड़ेगा, लोड़ी से भी तेज चलता है। इसीलिए तो मैं सेठ हूँ और तू मेरा मुनीम। लेकिन ये बलदेव अब अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गया है। जब से इसने पानी पूरी का ठेला शुरू किया है, तब से इसकी जुबान बहुत चलने लगी है। अब कुछ भी हो जाए, मैं इसका ठेला बंद करवा कर ही रहूंगा। इस तरह दिल में बदले की आग लेकर सेठ गांव वालों को बलदेव के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। बहुत से लोग बलदेव की तरक्की से जलने लगे, इसलिए धीरे धीरे सभी उसकी पानी पूरी खाना बंद कर देते हैं। बलदेव की आर्थिक हालत फिर से खराब होने लगती है। शांति, आज तो एक भी पानी पूरी नहीं बिकी। कोई भी गांव वाला मुझसे पानी पूरी खरीदने को तैयार नहीं है। लगता है उस दिन सेठ से सच कहकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं नहीं जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने सिर्फ सच कहा, जो बिल्कुल सही था। आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा शांति। ऊपर वाले ने सब कुछ ठीक किया था, लेकिन लगता है मैंने अपने हाथों से सब बिगाड़ दिया। हाँ जी, सेठ ने पूरे गांव को हमारे खिलाफ भड़का दिया है। अब अगर मैं पानी भरने भी जाती हूँ तो सब मुझे ताने मारते हैं। अब तो इस गांव में रहने का मन ही नहीं करता। चलो पास वाले गांव चलते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ तो जैसे मेरा दम घुट रहा है। हम वहाँ जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर लेंगे। इस तरह दोनों अपने बच्चों के साथ गांव से निकल पड़ते हैं। दूसरे गांव के रास्ते में एक जंगल पड़ता है। वे चलते चलते थक जाते हैं और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। अरे शांति, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुमने कुछ खाने के लिए साथ लिया है? अब मैं क्या बताऊं जी, हमारे घर की हालत फिर से पहले जैसी हो गई थी। फिर भी मैंने 2 रोटियां बनाकर रखी थी, क्योंकि घर में बस उतना ही राशन था। चलो कोई बात नहीं, हम 4 लोग हैं, सब आधी आधी रोटी खा लेंगे। बलदेव जैसे ही रोटी का टुकड़ा उठाकर खाने लगता है, तभी वहाँ एक बूढ़ी महिला आती है। उसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में भूख की चमक थी। बेटा, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। अगर मुझे जल्दी कुछ नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। माँ जी का चेहरा ही बता रहा है कि वो कितनी बेबस और लाचार हैं। बलदेव और शांति अपनी रोटियां उस बूढ़ी महिला को दे देते हैं। वो जमीन पर बैठकर रोटी खाने लगती है। रोटी खाते ही वो एक सुंदर परी में बदल जाती है। अरे तुम कौन हो और वो माँ जी कहाँ गई? बलदेव, मेरा नाम चंद्रपरी है। एक श्राप के कारण मैं बूढ़ी बन गई थी।
लेकिन तुमने निस्वार्थ भाव से अपनी रोटी मुझे दी, इसलिए मैं श्राप से मुक्त हो गई हूँ। मैं तुम्हें 2 बातें बताना चाहती हूँ। पहली, तुम्हारे घर के नीचे खजाना दबा है, और दूसरी, कुछ दिनों में तुम्हारे गांव में भयंकर बाढ़ आएगी जिसमें कई लोगों की जान जा सकती है। यदि तुम चाहो तो उन्हें बचा सकते हो। इतना कहकर चंद्रपरी वहाँ से गायब हो जाती है। शांति, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या ये सब सच में हो रहा है? नहीं जी, ये सब सच में हो रहा है। चलिए जल्दी अपने गांव लौटते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। गांव वाले अच्छे हैं, बस सेठ की बातों में आकर भटक गए थे। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। दोनों अपने गांव लौट जाते हैं। घर पहुंचकर जब खुदाई करते हैं तो उन्हें सोने के सिक्कों से भरा बक्सा मिलता है। वे बहुत खुश होते हैं। अरे, उस परी ने तो बिल्कुल सही कहा था। इतने सोने के सिक्के। हाँ, उस परी ने बिल्कुल सही कहा। अगर ये बात सच है तो बाढ़ आने वाली बात भी सच ही होगी। हमें सभी गांव वालों को ये बात जल्द ही बतानी होगी। बलदेव और उसकी पत्नी फिर गांव वालों को बाढ़ के बारे में चेतावनी देने लगते हैं, लेकिन किसी को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। अरे सुना क्या भाई, बलदेव कह रहा है कि कल गांव में भयंकर बाढ़ आने वाली है। लगता है अब वो अपने आप को ज्योतिषी समझने लग गया है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। उसका पानी पूरी का व्यापार जब बंद हो गया तो अब उसने भविष्यवाणी शुरू कर दी है। वो भला कुछ भी कर ले, हमें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। मैंने झूठ नहीं कहा है। ये खतरा सच में आने वाला है। अगर तुम सब नहीं मानोगे तो पछताना पड़ेगा। शांति, अब हम क्या करें? गांव का कोई भी व्यक्ति हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। सभी को लगता है कि हम उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने भी कई महिलाओं से बात की, लेकिन उन्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वे सभी मुझे ज्योतिषी पंडिता कहकर ताने मार रही थीं। देखो शांति, मुझे उस परी की बातों पर पूरा भरोसा है। कल हमारे गांव में जरूर बाढ़ आएगी। अब तो हमारे पास बहुत सारा पैसा है। मैं इन सोने के सिक्कों को शहर में बेच आता हूँ और बाढ़ से बचने की सामग्री ले आता हूँ। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जल्दी जाइए, शायद ऊपर वाला ही हमारे द्वारा लोगों की जान बचाना चाहता है। फिर बलदेव सोने के सिक्कों की पोटली लेकर शहर की ओर निकल जाता है और शाम तक बाढ़ से बचने के लिए कई सारी हवा से चलने वाली नावें और पानी में तैरने वाली जैकेट्स लेकर लौटता है। अगले दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। कुछ घंटों की भीषण बारिश से गांव में जल भराव शुरू हो जाता है और देखते ही देखते बारिश बाढ़ का रूप ले लेती है। सभी गांव वालों की जान खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि उनके पास बाढ़ से बचने का कोई उपाय या सामग्री नहीं थी। तभी बलदेव और उसका परिवार नाव लेकर गांव वालों से उसमें बैठने के लिए कहता है। सभी लोग नाव में बैठने लगते हैं, जिससे कई लोगों की जान बच जाती है, लेकिन कुछ लोगों को बलदेव नहीं बचा पाता। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है और बाढ़ का पानी भी गांव से निकल जाता है, लेकिन सभी लोग लाठियां लेकर सेठ के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। सेठ मंगलदास, जल्दी घर से बाहर निकल। आज तेरे कारण मैंने अपने बेटे को खो दिया। तूने हम सभी से चंदा इकट्ठा करके बाढ़ से बचने का कोई सामान नहीं खरीदा। सेठ ने घर के अंदर से ही लोगों का आक्रोश देख लिया था और वह बहुत डर गया था। फिर भी हिम्मत करके वो बाहर निकलता है और लोगों को समझाने की कोशिश करता है। देखो भाइयों, मुझे लगा कि अब बाढ़ शायद नहीं आएगी और मैं आप लोगों के पैसे लौटाने वाला था, लेकिन